हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित खनिज विकास पदाधिकारी यानी कि मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी पीटी, टीआरई 4 तथा बिहार में आयोजित होने वाले सभी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित है पूछ रहा है। पहला है नाथपा झाकरी डैम, उत्तराखंड, तो ये गलत है। नाथपा झाकरी डैम उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। दूसरा है टिहरी बांध हरियाणा, तो टिहरी बांध हरियाणा में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध गुजरात, तो ये सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत शक्ति प्रदान करना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कोयना जल विद्युत परियोजना केरल, तो ये गलत है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नेक्स्ट है ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर पूछ रहा है ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में। पहला है एनटीपीसी दादरी, बिहार में है, तो ये गलत है। एनटीपीसी दादरी बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, मध्य प्रदेश, तो ये सही है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट शासन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तिरोदा थर्मल पावर प्लांट केरल, तो ये गलत है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट है तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र, तो ये भी गलत है। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में नहीं, ओडिशा में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है ये संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है। पहला है कच्छ पवन फार्म, तो ये गुजरात में है। दूसरा है ब्रह्मनवेल पवन फार्म, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा है भुज विंड फार्म, तो ये भी गुजरात में स्थित है। और चौथा है मुपंडल पवन फार्म, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मुपंडल पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि FBTR वाला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR वाला है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक तरह का परमाणु रिएक्टर है जो कि बिजली उत्पादन के दौरान खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है FBTR थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में है और FBTR उसका दूसरा स्टेज है, जिसमें थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाएगा, क्योंकि FBR थोरियम चक्र में फास्ट न्यूट्रॉन स्रोत की तरह कार्य करेगा तथा FBR यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करता है, जो कि एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान भागीदारी दी जानी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को चर्चिल के द्वारा की गई थी तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था और इसमें केवल एक सदस्य थे। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री परिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री परिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे संसद के निचले सदन के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए योग्यता और अयोग्यता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 243F में दिया गया है और इसके अनुसार यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है और यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और पंचायती राज व्यवस्था 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सरकारिया समिति के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसने 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये स्टेटमेंट सही है। सरकारिया समिति की स्थापना 1983 में की गई थी और इसने 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। दूसरा है, यह एक सदस्यीय आयोग था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सरकारिया समिति एक 3 सदस्यीय आयोग था जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश R.S. सरकारिया के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल ए सही है। और सरकारिया समिति का गठन भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए और संघीय शासन में सुधार के उपायों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री का पद धारण करने के कारण वो स्वतः ही NDC के सदस्य बन जाते हैं। और NDC का गठन 1952 में हुआ था तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। शपथ या प्रतिज्ञा के प्रकार ये तीसरे अनुसूची में है। ऐसे कानून जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल है और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है और इसके तहत संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है अथवा वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची भारतीय संविधान की
5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और इस अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों सहित विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। और ये भारत में विकास संबंधी मामलों पर निर्णय लेने और चर्चा करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के लिए कार्य करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, 42 में नहीं। और अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध के स्वरूप में एक पुरस्कार लौटाया था, वह पुरस्कार था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। नेक्स्ट है, बारदोली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि एक सफल किसान आंदोलन था। और इसी सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी? तिलक स्वराज फंड की शुरुआत असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस ने उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। और इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था तथा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1928 में। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने थे। तथा इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा की और किसानों में चेतना जगाने का काम किया। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1939। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध कामगटा मारू घटना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। कामगटा मारू की घटना कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। और उसी समय 1914 में कनाडा की सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया था जो कि सीधे भारत से नहीं आए थे। और गुरुदत्त सिंह ने कामगटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए, परंतु उन्हें वैंकूवर पहुंचने के पूर्व ही रोक दिया गया और बाद में उन्हें कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ये घटना 1914 की है। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल वायसराय रिपन के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में लाया गया था, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की भी सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक शामिल थे, जिस कारण संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार के किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्चलाइट। सच्चिदानंद के द्वारा बिहार से सर्चलाइट नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वंशों को सही काल क्रम अनुसार नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करें। सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने 15 ईस्वी में की थी तथा गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 4वीं शताब्दी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है कौन सा लेखक ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था। तो दिए गए विकल्प में ज़ियाउद्दीन बरनी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था तथा ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहादारी लिखी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है वायसराय और दूसरे तरफ उसका कार्यकाल है। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 का था। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल फरवरी 1947 से जून 1948 तक का था। लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल 1931 से 36 का था तथा लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 47 का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 44 तक का था। माउंटबेटन का 1947 से 48 तक का, लॉर्ड विलिंगडन का 1931 से 36 का तथा लॉर्ड वेवेल का 1944 से 47 तक का। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में नहीं 1883 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है, ऑप्शन ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना किसने की थी। तो गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। वह मुगल सम्राट कौन थे। तो गुलबदन बेगम
बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और वो मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुप्त वंश की नींव श्री गुप्त के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। तो इसका सही आंसर 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो मथुरा और गांधार मूर्तिकला शैली कुषाण वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1860 में लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग का गठन किया था। यह किस संदर्भ में था? स्ट्रैची आयोग का संबंध अकाल से था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1860 में लॉर्ड लिटन ने स्ट्रैची आयोग का गठन किया था जिसका संबंध अकाल से था। नेक्स्ट है, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था? बलबन के शासनकाल में 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल। तथा तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने खुद बंगाल की तरफ अभियान किया था और तुगरिल खान की हत्या मलिक मुकदिर ने की थी, जिससे खुश होकर बलबन ने मलिक मुकदिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन सा एक है? भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में मानसूनी हवाएं, हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से दूरी है। तो दिए गए विकल्प में हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका सही आंसर हो जाएगा और भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच दीपू दर्रा और पांगसाउ दर्रा स्थित है तथा मोरे दर्रा मणिपुर में स्थित है और तुईरियाल दर्रा मिजोरम में है। तो अब देखिए बीपीएससी इसका सही आंसर क्या मानता है। नेक्स्ट है, कॉफी शावर्स भारत के किस राज्य में देखी जाती है? तो कॉफी शावर्स प्री मानसून वर्षा को कहा जाता है जो कि विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वर्षा कॉफ़ी के पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है जिससे कॉफ़ी बीन्स के विकास में मदद मिलती है और कॉफ़ी शावर्स को चेरी ब्लॉसम शावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंग अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंग अनुपात 876 है। लक्षद्वीप का लिंग अनुपात 946 है। पुदुचेरी का लिंग अनुपात 1037 है और चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 818 है। और यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है और ये किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 4 काकीनाडा को पुदुचेरी से जोड़ता है और इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है और ये पश्चिमी तट कनाल पर स्थित है जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है और ये गंगा नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है और ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था ताकि भारत खाद्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके तथा देश की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। और भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में
तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी तथा भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है तथा एम.एस. स्वामीनाथन को उनके मरणोपरांत वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है पंचपटमाली खादान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खादान का संबंध बॉक्साइट से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचपटमाली खादान ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है और बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है भारत में जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों में कौन सा स्रोत सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूजल। भारत में जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों में सर्वाधिक योगदान भूजल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे और अल्मुनियम से समृद्ध होती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में लोहे और अल्मुनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है और ये आमतौर पर गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत में ये मुख्यतः प्रदीपीय पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं? तो भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं यानी कि 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र तथा सुंडालैंड शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का संश्लेषण पौधों में होता है। वसा का संश्लेषण स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है यानी कि चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका। और कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कुछ प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता है। इन्हें कहा जाता है तो इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उन्हें कहा जाता है जो कि गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और कठोर हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः नहीं ढाला जा सकता है और इसका उदाहरण है मेलामाइन, बैकेलाइट इत्यादि। नेक्स्ट है बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज यानी कि अपकेंद्रित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो कि विभिन्न घनत्वों के पदार्थों को उच्च गति पर घुमाकर अलग करता है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूज है जो कि बहुत अधिक तेज गति से घूमता है और इसका उपयोग बहुलक रसायन में बहुलक के आणविक भार को निर्धारित करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि का उपयोग आणविक द्रव्यमान प्राप्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दाब तरल पदार्थ के भीतर प्रत्येक बिंदु और बर्तन के दीवारों पर समान रूप से संचारित होता है। बर्नौली की परिमेय का उपयोग यानी कि बर्नौली के प्रिंसिपल का उपयोग एयरक्राफ्ट लिफ्ट, वेंचुरी इफेक्ट इत्यादि में किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पनडुब्बियों और जहाज़ों के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है और टॉरिसेली के नियम का उपयोग तरल प्रणालियों की डिज़ाइन करने और समझने में किया जाता है जैसे कि जल निकासी प्रणाली इत्यादि। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रीडिंग देता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। C = F-32 × 5/9। अब यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेम है तो C = F हो जाएगा। तो C की जगह पर हम लोग F पुट कर देंगे तो F = F-32 × 5 और यहाँ पर 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 9F = 5F - 160। F = हो जाएगा -160 / 4।
इज इक्वल टू -40। -40 फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रीडिंग देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा -40। नेक्स्ट है लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारा में तैरता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारा से कम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन इंसुलिन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन इंसुलिन है जिसे 1978 में इकोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिया गया है। कथन है लेज़र का उपयोग चंद्रमा जैसे दूर की वस्तु को मापने के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेज़र रेंजिंग का उपयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है जिसमें चंद्रमा की दूरी भी शामिल है। और दूसरा कथन है वे प्रकाश के अत्यधिक सुसंगत स्रोत हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेज़र प्रकाश या लेज़र लाइट अत्यधिक सुसंगत होता है यानी कि कोहेरेंट होता है, जो कि इसे लंबी दूरी पर भी केंद्रित रहने और सटीक माप के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है मोहो असंतुलन पृथ्वी की दो परतों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः 3 घटकों में विभाजित है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट को कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहोविक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है। ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल को रेपेटी अलग करता है। निचली मेंटल से आउटर कोर को गुटेनबर्ग और आउटर कोर को इनर कोर से लेमन डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है, तो उस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहो असंतुलन निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयन Mg2+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि Mg2+ आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, यानी कि Mg2+ आयन में जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दिए गए विकल्प में इस आयन में उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखते हैं। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम और उदासीन मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, यानी कि इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। और Mg2+ आयन का मतलब हो गया कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या 12 - 2 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन में सबसे पहले फ्लोरीन दिया हुआ है। उदासीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब कि इसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। और F- बनने के लिए फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, मतलब कि इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 + 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो उस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Mg2+ आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन माइनस आयन है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप द्वारा होता है। देखिए रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। देखिए s ऑर्बिटल सर्कुलर होता है और p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, यानी कि कुछ इस तरह का। जब s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, तथा p और p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। परंतु जब pp ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करता है कुछ इस तरह से, आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, तब फिर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, p और p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड का निर्माण p और p ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैप के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया के बारे में कौन सा कथन सही है। एक्वा रेजिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है जो कि 3:1 के मोलर अनुपात में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मिश्रण है जो कि 3:1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1:1 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। नेक्स्ट है
नाइट्रोसल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्वा को पीला या संतरी रंग देते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्वा को पीला और संतरा रंग नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण मिलता है। नेक्स्ट है, एक्वा सोना और प्लैटिनम को घोल सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एक्वा सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है और आमतौर पर सोना और प्लैटिनम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, एक्वा का पीएच 7 से अधिक होता है, तो ये गलत है। एक्वा चूंकि एसिड का मिश्रण है, तो इसका पीएच हमेशा 7 से कम होगा, अप्रॉक्स 0 के बराबर। तो यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक धातु गुच्छा का उदाहरण है। धातु गुच्छा यानी कि मेटल क्लस्टर, और मेटल क्लस्टर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु सीधे एक दूसरे से बंधे होते हैं, और दिए गए विकल्प में ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल मेटल क्लस्टर का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनाल्जेसिक्स दर्द निवारक है, एंटीपायरेटिक्स बुखार में उपयोग होता है, और एंटीहिस्टामिन्स एलर्जी के लिए। नेक्स्ट है, मुक्त मध्यवर्ती कण यानी कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स की पहचान के लिए ESR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ESR को इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, और ये उन प्रजातियों का पता लगाने और उनका अध्ययन के लिए एक तकनीक है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मुक्त कण। IR का उपयोग कार्यात्मक समूहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। NMR का उपयोग अणुओं की संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। UV दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका उपयोग अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब एक अंडा उबाला जाता है और ठोस सामग्री में बदल जाता है, क्या होता है? तो जब अंडा को उबाला जाता है तो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, जिससे अंडे की संरचना में परिवर्तन आता है और वो तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में अणुओं की व्यवस्था अधिक अव्यवस्थित हो जाती है, अर्थात विकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अव्यवस्था में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिक्रिया की स्थिरांक दर किस पर निर्भर करती है? तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का दर स्थिरांक मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो अल्फा कण एक हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तथा ये 2 बार आयनित हीलियम के नाभिक के समान भी होता है, जिसका अर्थ है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को खो दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार आयनित हीलियम नाभिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु बाईसाइक्लिक नहीं है? बाईसाइक्लिक अणु उन्हें कहते हैं जिनमें 2 रिंग एक दूसरे के साथ 2 या अधिक परमाणुओं को साझा करके जुड़े होते हैं। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि बाईसाइक्लिक अणु या तो फ्यूज्ड होते हैं यानी कि इस तरह से जुड़े होते हैं, या तो ब्रिज्ड होते हैं। और दिए गए विकल्प में ऑप्शन ए जो है वो स्पाइरोसाइक्लिक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कॉमन एटम है, जबकि बाईसाइक्लिक में 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये तीनों मानव हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन ये एक पौधा हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे उत्तक और अंग बनते हैं, पत्तियों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है, तथा पौधों में वृद्धावस्था को धीमा करता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये सही है। तेल बीज वसा से, तो ये भी सही है। मधुमक्खी पालन का संबंध मछली से है, तो ये गलत है। और परतें या लेयर मुर्गियां अंडे देने के लिए पाली जाती हैं, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का संबंध मछली से नहीं बल्कि शहद और मोम उत्पादन से है, जबकि मछली पालन का संबंध पीसी कल्चर या मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य है। तो विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक के साम्य एक चीनी स्कूली लड़के से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों होमोसेपियंस के एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग। तो दिए गए विकल्प में एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक गंभीर जीवाणु जनित रोग है, जो कि मवेशियों को प्रभावित करता है, जबकि काउपॉक्स, खुर और मुंह रोग और रेबीज, ये तीनों वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, ऑप्शन डी, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है जैविक खेती में प्रयुक्त जैव उर्वरकों में शामिल है। तो जैविक खेती में सहजीवी और स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और एजोबैक्टर, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, ये तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है लाइकेन वायु प्रदूषण के किस घटक के लिए अच्छे जैव संकेतक हैं। तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है, और जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तो लाइकेन की वृद्धि बाधित हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुंकेसर महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें होते हैं। तो पुंकेसर यानी कि स्टेमेन फूल का नर प्रजनन अंग है और ये परागकणों का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का उत्पादन करता है। बीजांड या ओव्यूल फूल के पिस्टिल में पाया जाता है, जो कि फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। अंडप या कार्पेल स्त्री केसर की एक इकाई है और दलपुंज या फिर कोरोला फूल की पंखुड़ियों का समूह है। नेक्स्ट है जैविक खेती में शामिल नहीं है। तो जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे केमिकलों के बजाय प्राकृतिक पदार्थों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित है। तो दिए गए विकल्प में रासायनिक उर्वरक इसमें शामिल नहीं है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यह श्रृंखला को देखें 5, 21, 13, 15, 16। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 + 16 21 होगा, 21 - 8 13, 13 + 4 17, 17 - 2 15, 15 + 1 16 होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सीरीज डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस के रूल को फॉलो कर रहा है। 15 + 16 = 21, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 होगा और 21 - 8 13, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ पर 2 को घटाएंगे। इसी तरह से ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17। नेक्स्ट है यह अक्षरों के समूह को देखें ABCD DFH ILO। रिक्त स्थान को भरने के लिए अक्षरों का कौन सा समूह उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर A, B और C के बीच में कोई भी गैप नहीं है। D, F और H के बीच में एक एक अक्षर का गैप है। I, L और O के बीच में 2 अक्षर का गैप है। तो उसी हिसाब से P, T और X के बीच में 3-3 अक्षर का गैप होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा PTX। नेक्स्ट है यह श्रृंखला को देखें X/Y, 6/8, 10/-1, 18/-28। यहाँ X और Y के स्थान पर क्रमशः कौन सी संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले X के लिए देखते हैं। तो X के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 6, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 18 है,
तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 8 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल में चल रहा है, तो 6 - 2 अगर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो x का 4, यहाँ पर ऑप्शन में भी सब में 4 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 4 होगा। अब हम लोग यहाँ पर y के लिए सॉल्व करेंगे। 8 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, -1 - 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा -28। इसी तरह से हम लोग 11 - 3 का पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 है। y के स्थान पर 11 होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 और 11। नेक्स्ट है श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। +1 +4 +9 +16, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। उसी तरह से 31 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 56 हो जाएगा। और 56 + 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो ये 92 होगा। यहाँ पर गलत जो है वो 91 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित होगी। तो ए जो है वो सी का पिता है, उसके बाद बोल रहा है डी बी का पुत्र है, तो डी जो है वो बी का पुत्र है। उसके बाद बोल रहा है ई ए का भाई है, तो ई ए का भाई हो जाएगा। सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर ई जो है वो बी का देवर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखने पर अक्षर ई दाईं ओर से केवां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसमें 13वां अक्षर एम होता है। तो एम से अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एम से ए तक लिखने पर, और यहाँ पर फिर से एन से हम लोग जेड तक लिखेंगे तो ये 13 अक्षर होगा, और यहाँ से ये 13 अक्षर होगा। और ए के बाद बी, सी, डी और ई, तो ए के बाद ई 5वां अक्षर है। 13 + 5 = 18। ई दाईं ओर से 18वें स्थान पर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ए का मान क्या है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो ये 139 हो जाएगा। दिए गए बॉक्सेस में रोज में दिए गए सभी नंबर्स को जोड़ने पर 139 आता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 139 - 88 + 9 + 25 के बराबर होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए के जगह पर 17 होगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए P + Q का अर्थ P Q के दक्षिण में है, P - Q का अर्थ P Q के उत्तर में है, P × Q का अर्थ P Q के पूर्व में है, और P / Q का अर्थ P Q के पश्चिम में है। तो संक्रिया P × Q - R / S में P के सापेक्ष S किस दिशा में है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले P × Q, मतलब कि P जो है वो Q के पूर्व में है, तो Q के पूर्व में P है। नेक्स्ट दिया हुआ है Q - R, यानी कि Q जो है वो R के उत्तर में है। नेक्स्ट दिया हुआ है R / S, यानी कि R जो है वो S के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है P के सापेक्ष में S किस दिशा में है। तो P के सापेक्ष में S P के सीधे दक्षिण में है, और यहाँ पर दिए हुए विकल्प में कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, इस कर्म में कितने अल्फा हैं जिनके पहले और बाद में बीटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने अल्फा हैं जिनके पहले और बाद में बीटा है। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1, यहाँ पर अल्फ़ा के पहले और बाद में बीटा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सभी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो आइए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो दिए गए आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या 17 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय ने सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया।
भारतीय संविधान के संबंध में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था, इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था, जिसमें यह माना गया है कि संसद संविधान के कुछ मूल सिद्धांतों को संशोधित नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसे सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था 1950 ईस्वी में, और योजना आयोग 1950 से 2014 तक सक्रिय रहा था और 2014 में इसे भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय चुनाव आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर 5 साल में करता है और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है, अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के सहयोग और समन्वय को सुगम बनाना है। नेक्स्ट है, 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना है। और अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC, इसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 ने स्थान लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसमें रूस शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, I2U2 भारत, इजराइल, UAE और USA मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हैं? तो I2U2 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, वैज्ञानिक नवाचार और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक विकास। अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम अकॉर्ड के बाद I2U2 प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2030 के आयोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धि थी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, जिसमें अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी-डॉलरीकरण या डी-डॉलराइजेशन का अर्थ क्या है? ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी-डॉलरीकरण का अर्थ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है और
व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 10 पूर्ण सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया सबसे नया सदस्य है। नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है पूछ रहा है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा संरक्षण के लिए प्रावधान करता है, जिसमें सहमति आधारित डेटा उपयोग, डेटा प्रिंसिपल का अधिकार, डेटा संरक्षण बोर्ड, इन तीनों का प्रावधान करता है। इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NH48 का हिस्सा है। श्रीनगर कन्याकुमारी राजमार्ग ये सबसे लंबा राजमार्ग है और इसे NH44 के नाम से जाना जाता है। तीसरा है NH27, तो ये गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, यानी कि पोरबंदर सिलचर राजमार्ग। और NH19 ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट है भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल, तो ये सही है। कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में है, जिसे सोवेके ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और कोरोनेशन ब्रिज तीस्ता नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है बोगीबिल ब्रिज असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ये भी सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र, तो ये भी सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गोदावरी आर्च ब्रिज तमिलनाडु, तो ये गलत है। गोदावरी आर्च ब्रिज ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है। तो नीलगिरी टॉय ट्रेन रेलवे की यात्रा, माथेरान नैरो गेज रेलवे, कालका शिमला रेलवे भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे है, जबकि कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम रेलवे दक्षिणी रेलवे जोन के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय हवाई अड्डों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात, तो ये सही है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये केरल में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में नहीं है, लखनऊ में है, यूपी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में है। तो 2023 में भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो कि कोलकाता में स्थित है और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमें कमेंट कर के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।